हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन के लेक्चर में आज एक्लेजिया के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है, इसमें पहले हम पैथोलॉजी देखते हैं। एक्लेजिया, ए मीन्स नो, लेजिया मीन्स रिलैक्सेशन, नो रिलैक्सेशन, लोअर स्फिंक्टर ऑफ आइसोफेगस। नॉर्मली अपन देखें किस तरह फूड लेते हैं और अंदर जाता है। ठीक है, सबसे पहले अपन फूड लेंगे यहाँ से और आइसोफेगस से पास होकर स्टमक में जाता है और है प्रॉब्लम आइसोफेगस स्फिंक्टर। नॉर्मली क्या होता है, जब फूड आता है लोअर स्फिंक्टर ऑफ आइसोफेगस में तो रिलैक्स हो जाता है, बट एक्लेजिया की कंडीशन में रिलैक्स नहीं हो पाता। ये देखिए, नॉर्मली जो आइसोफेगस होता है लोअर स्फिंक्टर रिलैक्स होता है और जो फूड होता है नॉर्मल आइसोफेगस से स्टमक में चला जाता है। लेकिन आइसोफेगस एक्लेजिया में क्या होता है, जो आइसोफेगस स्फिंक्टर होता है वो रिलैक्स नहीं कर पाता और जो फूड होता है वो आइसोफेगस से स्टमक में नहीं जा पाता, आइसोफेगस के लोअर स्फिंक्टर में ही एक्लुमुलेट होने लगता है। फूड जो होता है तो आइसोफेगस में ही जमा होने लगता है, जिसके कारण आइसोफेगस डायलेट होने लगता है फूड एक्युमुलेशन के कारण, और ज़्यादा डायलेट होने के कारण आइसोफेगस कभी कभी रप्चर भी हो जाता है। इस तरह से ये इसका पैथोफिजियोलॉजी हो गया। जैसे अपन बताए, एक्लेजिया का मीन्स ए मीन्स नो, लेजिया मीन्स रिलैक्सेशन, नो रिलैक्सेशन ऑफ द आइसोफेगस लोअर स्फिंक्टर इज कॉल्ड द एक्लेजिया। इसका डेफिनेशन है, इट इज ओइसोफेजल मोटिलिटी डिसऑर्डर। एक्लेजिया में क्या होता है, ओइसोफेगस के मोटिलिटी में डिसऑर्डर होने लगता है। ओइसोफेगस के मोटिलिटी डिसऑर्डर के लिए 3 मेजर एब्नॉर्मलिटी देखने को मिलता है। फर्स्ट एब्नॉर्मलिटी है फेलियर ऑफ लोअर ओइसोफेगल स्फिंक्टर टू रिलैक्स विथ सोलोइंग। सेकेंड होता है ए पेरिस्टाल्सिस इन द डिस्टल टू थर्ड। जो नॉर्मल पेरिस्टाल्सिस हो रहा है, फूड को नीचे ले जाने वाला पेरिस्टाल्सिस हो रहा है नॉर्मल, वो नहीं हो पा रहा है और जो लोअर ओइसोफेगस स्फिंक्टर है वो रिलैक्स नहीं हो पाता और उसका जो टोन होता है रेस्टिंग कंडीशन में इंक्रीज हो जाता है और जो फूड होता है वो नीचे नहीं जा पाता है ओइसोफेगस से स्टमक में। पैथोजेनेसिस इसकी क्या होती है, क्यों होता है एक्लेजिया, डिफरेंट कॉजेस आ जाता है इसका। ठीक है, इसमें जब फूड ओइसोफेगस से स्टमक में जाता है तो जो मसल्स होते हैं और उसमें नर्व होते हैं मोटिलिटी में हेल्प करते हैं, लेकिन जब नर्व्स प्रॉपरली काम नहीं करते तो उसके वजह से भी प्रॉपरली पेरिस्टाल्सी में प्रॉब्लम होने लगता है, तो एक्लेजिया डेवलप होने लगता है। जो मेन टाइप का प्लेक्सस होता है उसको अवर वेज प्लेक्सस बोलते हैं। इसके जो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं, इनहिबिट करना होता है, उसका डीजनरेशन हो जाता है, नर्व्स के प्लेक्सस का डीजनरेशन होने लगता है। जो मसल्स वहाँ का ज़्यादा स्पास्टिक हो जाते थे, वो मसल्स के टोन्स को कम करना होता था, लेकिन अब वहाँ के नर्व्स डीजनरेट हो गए हैं तो क्या होगा, इनहिबिटरी न्यूरॉन्स डीजनरेट हो गए हैं, वो नर्व्स काम नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से लोअर आइसोफेगस स्फिंक्टर के मसल्स रिलैक्स नहीं हो पाएंगे। ठीक है, वहाँ के मसल्स स्पास्टिक ही रहेंगे और लोअर स्फिंक्टर का जो टोन है वो ज़्यादा ही रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा एक बताया गया है, इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं जो इन्हें इन्वेट करना होता है, वहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज कर रहे होते हैं और वेजो एक्टिव पेप्टाइड भी रिलीज कर रहे होते हैं, वेजो एक्टिव इंटेस्टाइन पेप्टाइड रिलीज कर रहे होते हैं आइसोफेगस के लोअर स्फिंक्टर को डायलेशन करवाने के लिए। ठीक है, लेकिन जब इनहिबिटरी न्यूरॉन्स डीजनरेट हो गए हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड और वेजो एक्टिव पेप्टाइड हार्मोन्स जो रिलीज होता है वो नहीं होगा, जिसके कारण ओइसोफेगस के मसल्स रिलैक्स नहीं होंगे और वहाँ का टोन ज़्यादा ही रहेगा, जिसके कारण ओइसोफेगस से स्टमक में फूड नहीं आ पाएगा। और क्या होता है, लॉस ऑफ गैंग्लियन सेल इन मेसेंट्रिक प्लेक्सस। मेसेंट्रिक प्लेक्सस के जो गैंग्लियन सेल होते हैं वो लॉस होने लगते हैं, जिसके कारण लॉस ऑफ स्मूथ मसल्स मोटिलिटी होने लगता है। और जब नाइट्रिक ऑक्साइड का लॉस हो जाता है और वो जो रिलैक्सेशन होना होता है, शायद वो आपको पता है कि डायलेशन करवाना होता है, जिसके वजह से इनकम्प्लीट रिलैक्सेशन ऑफ द लोअर आइसोफेगस स्फिंक्टर देखने को मिलता है। एक्लेजिया के कॉजेस क्या होता है, एक्लेजिया के कभी कभी कॉजेस ऐसा लगता है कि कोई कॉजेस ही नहीं है, इडियोपैथिक है। और अपन ये भी सोच सकते हैं कि चगार्स डिसीज के कारण भी हो सकता है एक्लेजिया। डायबिटीज़ वालों को भी आपको पता होगा, डायबिटीज़ में ऑटोनोमिक न्यूरोपैथिक देखने को मिलता है, जिसके कारण एक्लेजिया डेवलप हो सकता है। जैसे अपन पढ़े हैं कि डायबिटीज़ के कारण मल्टीपल सारे न्यूरोपैथी देखने को मिलते हैं, और अपन पैथोलॉजी में पढ़े हैं कि नर्व्स के न्यूरोपैथी के कारण भी अपन एक्लेजिया देखने को मिलता है। ओबियसली अपन एक्लेजिया के पेशेंट के हिस्ट्री ले रहे होंगे तो डायबिटीज़ के बारे में ज़रूर पूछेंगे, और वो एक कारण यदि डायबिटीज़ है तो एक कारण सोच सकते हैं। और एमाइलोडोसिस और सार्कोडोसिस भी एक्लेजिया के कारण हैं।
और सूडो एक्लेजिया जिसमें एक्चुअली कैंसर हुआ होता है गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन में, लेकिन वो एक्लेजिया लाइक सिम्टम डेवलप्ड करते हैं। और यदि कैंसर का हिस्ट्री मिलता है गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन में तो वो पेशेंट यंग नहीं होगा, ओल्ड होगा। ज़्यादातर ओल्ड पेशेंट को ही कैंसर देखने को मिलता है। और इसके अलावा स्मोकिंग वगैरह का हिस्ट्री मिल सकता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जैसे कि मैं पहले ही बताया था, डिस्फेजिया होता है, पेशेंट से कुछ खाना नहीं खाया जाता है, डिफ़िकल्टी ऑफ सॉलोइंग, ओबियसली ओइसोफेगस की स्फिंक्टर जो है तो रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, तो ओइसोफेगस से स्टमक में फूड नहीं जा पा रहा है तो खाना नहीं खा पाएगा, तो ऑब्वियसली डिस्फेजिया देखने को मिलेगा ही। डिस्फेजिया जो होता है तो पेशेंट के लिए सॉलिड और लिक्विड दोनों के लिए होता है एक्लेजिया में, लेकिन ज़्यादातर सॉलिड के लिए होता है एक्लेजिया। और एज जो होता है तो 50 ईयर से कम होता है। मोस्टली यंग पेशेंट अपने पास आते हैं एक्लेजिया के। और वेट लॉस की हिस्ट्री होगा, ओबियसली वो खाना नहीं खा पाएगा जिसके कारण वेट लॉस होगा। और नॉक्टर्नल कफ देखने को मिलता है और रिगर्जिटेशन भी देखने को मिलता है एक्लेजिया के पेशेंट में। और हार्ट बर्न नहीं होगा एक्लेजिया के पेशेंट में, क्योंकि ओइसोफेगस के लोअर स्फिंक्टर क्लोज रहते हैं, जिसके कारण गैस्ट्रिक जूस या एचसीएल ओइसोफेगस में रिफ्लेक्स नहीं हो पाता, तो हार्ट बर्न देखने को नहीं मिलता। बट माइल्ड पेन चेस्ट में देखने को मिलता है। जो चेस्ट पेन होता है ओइसोफेगस के मोटिलिटी खराब होने के कारण देखने को मिलता है माइल्ड पेन। अब अपन डायग्नोसिस देखते हैं। क्लिनिकल फीचर से तो पता चल गया कि एक्लेजिया है, लेकिन कन्फर्मेशन के लिए डायग्नोसिस कौन सा कराना है उसके लिए अपन डिस्कस करते हैं। एक अपने पास है वेरियम सोलो का, एक अपने पास ऑप्शन है एसोफेगस मैनोमेट्री, और अपन सीटी भी करवा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे भी करवा सकते हैं। लेकिन इसका कन्फर्मेशन के लिए कन्फर्म डायग्नोसिस जो है तो एसोफेगस मैनोमेट्री है। एसोफेगस मैनोमेट्री जो होती है तो एक्चुअली प्रेशर को मेजर करता है। ओबियसली जो ओइसोफेगस के लोअर ओइसोफेगस स्फिंक्टर जो है उसका रेस्टिंग प्रेशर इंक्रीज होगा और ओइसोफेगस के पेरिस्टाल्सिस प्रेशर डिक्रीज होगा। एक्लेजिया में रेस्टिंग प्रेशर इंक्रीज होता है और पेरिस्टाल्सिस प्रेशर डिक्रीज होता है। बेस्ट मेथड है एक्लेजिया को कन्फर्म करने के लिए एसोफेगस मैनोमेट्री। इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चॉइस एक्लेजिया के लिए एसोफेगस मैनोमेट्री है। इसके अलावा जो वेरियम सोलो होता है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए वेरियम सोलो। वेरियम सोलो में ये देखिए आपका लोअर स्फिंक्टर है और ऊपर का भाग जो है डायलेट हो गया है, ऊपर का भाग, और डायलेट होता है ऊपर का भाग, वहाँ पे फूड एक्यूमुलेट हो गया है जिसके कारण डायलेट हो गया है। और लोअर स्फिंक्टर जो होता है तो वर्ड लाइक दिखने लगता है और जो वर्ड वीक अपीयरेंस दिखता है। अल्टीमेट जो इसका ट्रीटमेंट होता है फार्माकोलॉजी, नॉन फार्माकोलॉजी और होम्योपैथी, इस तरह आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। फार्माकोलॉजी में आप उसको दवाइयाँ दे के भेज सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और नाइट्रेट्स, और जो ये इतना अच्छा नहीं है, माइल्ड चेस्ट पेन में रिलीफ करेगा और ओइसोफेगस स्फिंक्टर में थोड़ा सा रिलैक्स कराएगा क्योंकि ये डायलेशन कराते हैं। इसके अलावा और एक क्या है, बोटुलिनम टॉक्सिक का इंजेक्शन है जो लोअर ओइसोफेगस स्फिंक्टर में लगाना होता है। ये इंजेक्शन को लगाना होता है लोअर ओइसोफेगस स्फिंक्टर में, जिसका इमेज मैं दिखा देता हूँ। और नॉन फार्माकोलॉजी में न्यूमेटिक डायलेशन कराते हैं, सर्जिकल में हेलेक्टोमी कराते हैं, जिसका मैं इमेज दिखा देता हूँ। अब ये देखिए बोटुलिनम टॉक्सिक का इंजेक्शन देते हैं, उसको आप एंडोस्कोपली दिया जाता है और थोड़ा सा लोअर ओइसोफेगस स्फिंक्टर के मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ आता है, इंजेक्शन को रिपीट करना होता है, 2 महीने 3 महीने 6 महीने बाद रिपीट करना रहता है। और दूसरा जो ट्रीटमेंट में ऑप्शन होता है न्यूमेटिक डायलेशन, ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है मैनोमेट्री है, इसोफेगस मैनोमेट्री, और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है न्यूमेटिक डायलेशन। क्यों 85 या 95 पेशेंट आपका तकरीबन ठीक हो जाते हैं न्यूमेटिक डायलेशन से। जैसे आप स्टेंट डालते हो एंजियोप्लास्टिक में, वैसे ही स्टेंट लोअर ओइसोफेगस स्फिंक्टर में डाला जाता है, तो 80 से 90% पेशेंट ठीक हो जाता है। फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है न्यूमेटिक डायलेशन है, सेकेंड है बोटुलिनम इंजेक्शन, और थर्ड है सर्जरी हेलर मायोटोमी। एमसीक्यू में भी आता है कि एक्लेजिया में कौन सी सर्जरी होता है, तो हेलर मायोटोमी होता है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, लोअर ओइसोफेगस स्फिंक्टर के मसल्स को कट कर दिया जाता है। मायोटोमी से आपको पता चल रहा है कि यहाँ के मसल्स को कट करके बाहर निकाल देते हैं। जो मसल्स बंद हो गया है, कंस्ट्रक्शन हो गया है, उसको कट करके बाहर निकाल देते हैं, तो वहाँ का रिलैक्सेशन बन जाता है। वहाँ पर का लोअर ओइसोफेगस स्फिंक्टर खुल जाता है ताकि खाना खाएँ तो जा सके स्टमक में। ये थर्ड ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। ये मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, लेकिन इसका नुकसान या कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिलता है। नीचे से जो फूड होता है स्टमक से ओइसोफेगस में जाने लगता है, स्टमक का जो एसिड होता है ओइसोफेगस में जाने लगता है, तब फिर हार्ट बर्न की कंप्लेंट देखने को मिलता है। देन आगे चल के गर्ड हो जाता है। अपन ट्रीटमेंट के एक्लेजिया को
आगे चल के GERD में डेवलप हो जाता है, GERD का पेशेंट बन जाता है। तो इसका ये कॉम्प्लिकेशन है या नुकसान है हेलर मायोटोमी का। बोटुलिज्म टॉक्सिक का ये नुकसान है कि उसको रिपीटेड इंजेक्शन देना पड़ता है। हेलर मायोटोमी का नुकसान ये है कि GERD में डेवलप हो जाता है। न्यूमेटिक डायलेशन है जो इसका अच्छा ट्रीटमेंट है, चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट न्यूमेटिक डायलेशन एक्लेजिया के लिए। थर्ड चॉइस ऑफ द ट्रीटमेंट होम्योपैथी। होम्योपैथी ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू सिम्टम और कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे किया जाता है। फर्स्ट मेडिसिन है इल्यूमिना। इल्यूमिना में क्या सिम्टम देखने को मिलता है? कार्डिया एक्लेजिया के पेशेंट में सॉलिड फूड नॉट सोलोइंग बट लिक्विड फूड इजिली सोलोइंग। ऐसे केसेस में नर्व पैरालाइज होने के कारण सॉलिड फूड नहीं निकल पाता और लिक्विड फूड इजिली सोलो हो जाता है। ये सिम्टम इल्यूमिना में देखा जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन है काली कार्ब। काली कार्ब के पेशेंट में ड्यूरिंग ईटिंग वोमिटिंग सेंसेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकेसिस। लाइकेसिस के पेशेंट में सॉलिड फूड इजिली सोलोइंग बट लिक्विड फूड डिफिकल्टी इन सोलोइंग। मतलब लाइकेसिस का पेशेंट चावल रोटी आराम से खा लेगा लेकिन पानी नहीं पी पाएगा। इसका अपोजिट सिम्टम इल्यूमिना में देखा जाता है। दाल चावल रोटी नहीं खा पाएगा और पानी आराम से पी लेगा। दोनों में नर्व पैरालाइज ही होते हैं बट सिम्टम्स अलग अलग देखने को मिलता है। यहाँ पर मेडिसिन अलग हो जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन है फास्फोरस। फास्फोरस के पेशेंट में लोअर आइसोफेगस स्फिंक्टर में पैरालिसिस देखने को मिलता है, जिसके कारण आइसोफेगस से स्टमक में फूड नहीं जा पाता या फिर लोअर आइसोफेगस स्फिंक्टर क्लोज नहीं हो पाता, जिसके कारण हार्ट बंद देखने को मिलता है या फिर परमानेंट क्लोज हो गया, जिसके कारण आइसोफेगस से स्टमक में फूड नहीं जा पाएगा तो चेस्ट पेन देखने को मिलता है। ऐसे कंडीशन में फास्फोरस बहुत अच्छा वर्क करता है। देन फास्फोरस का पेशेंट एक्सट्रोवर्टेड होता है, लीन थिन होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है कार्बोवेज। कार्बोवेज के सिम्टम है हाइपर एसिडिटी, हार्ट बर्न, बिटर टेस्ट ऑफ माउथ। यदि ये सिम्टम एक्लेजिया के पेशेंट में देखने को मिलता है तो कार्बोवेज बहुत अच्छा वर्क करता है। और बहुत सारे मेडिसिन है होम्योपैथ में कार्डिया एक्लेजिया ट्रीट करने के लिए। जो सिम्टम मिले वही मेडिसिन दीजिए। देन कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे भी मेडिसिन दिया जाता है। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।